नमस्कार, मैं केवल सोनवणे। स्वागत है आपका नव भारत समाचार के नव दुर्गा वंदना की विशेष कार्यक्रम में। आज हम बातचीत करने वाले हैं जो कि एक पेशे से डॉक्टर होकर एक महिला डॉक्टर व्यक्ति से, जिनका नाम है डॉक्टर स्नेहल यादव। और डॉक्टर स्नेहल यादव, आपका स्वागत है नव भारत समाचार पे। आज हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके कार्य के बारे में, जो एक आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं एक डॉक्टर के पेशे के जरिए से। तो सबसे पहले आपका एक थोड़ा सा हमारे नव भारत समाचार के दर्शकों के लिए एक आपका परिचय बताइए। मैं डॉक्टर स्नेहल यादव बात कर रही हूँ। मेरा बचपन बम्बई में ही गया। मैं चुनाभट्टी में रहती हूँ और मेरा बचपन मीन्स पहली से लेके 12वीं तक मैं बम्बई में पढ़ाई किया। पहली से 10वीं में साधना विद्यालय में और 12वीं खालसा कॉलेज में किया। उसके बाद में मेडिकल कॉलेज मेरा सावंतवाड़ी, भाई साहब सावंत आयुर्वेद कॉलेज सावंतवाड़ी में किया। वैसे तो मैंने पढ़ाई पूरा 12वीं तक मुंबई में गया, गांव में कुछ ऐसे संबंध है, लेकिन मेरा जो मेडिकल का एजुकेशन हो गया तो वहाँ पे सावंतवाड़ी में, यानी मुंबई के बाहर। तो मेरे घर के लोग थे, मेरे मम्मी पापा, वो तो तैयार थे, लेकिन मेरे जो सराउंडिंग मेरे रिलेटिव थे वो बहुत ये थे कि लड़की है, वो उसको बाहर कैसे भेजेगा, यानी बम्बई से बाहर कैसे, इतने साल से नहीं गई तो अभी क्यों भेजेंगे, लड़की है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पापा जो पेशे से स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे मेरे बेटी को पढ़ाने का उसको जो उसका एम्बिशन है, एक्चुअली एम्बिशन मेरा डॉक्टर पहले से 8वीं से लेके मैंने एम्बिशन डाला कि मुझे डॉक्टर होने का। एक्चुअली मेरे पापा स्कूल टीचर थे, उनको पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनके जो स्कॉलरशिप यानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से मैंने ये पढ़ाई पूरा मेडिकल का, तो उन्होंने जो मुझे जज्बा दिखाया कि मैं आगे जाके तुमने वो पढ़ाई करने का मेडिकल, तो उनकी वजह से मैं आज जितना हूँ। और जैसे मेरा मेडिकल का सेकेंड ईयर में थे तभी मेरे पापा गुजर गए। मेरे मेडिकल एजुकेशन के लिए पापा ने मेरे बहुत ये किया, लेकिन बाद में जैसे पापा गुजर जाने के बाद सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में लेकिन मेरे पापा गुजर गए। उसके बाद मेरे मम्मी ने आके जाके मुझे पढ़ाई किया। उसके बाद मम्मी के कोशिश की वजह से मैं आज डॉक्टर बनी। उसके बाद मैंने जैसे मेडिकल कॉलेज खत्म किया, बाद में हॉस्पिटल्स वगैरह ज्वाइन करके यहाँ पे 2005 में मैं असलफा घाटकोपर में यहाँ पे प्रैक्टिस चालू की। 2005 में मेरे पति डॉक्टर नाना यादव, उनके साथ मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी 20 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ असलफा में। तो असलफा के जो सराउंडिंग वगैरह वो सब महाराष्ट्र और सब मिलजुल करे, लेकिन उसमें जो मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, लेकिन उनमें जो है कि जो डॉक्टर के ऊपर ये रहता है कि जैसे हमारे डॉक्टर है तो उनके पास जाएंगे, वो सब करेंगे इस तरह से। और महिला विशेषता कैसे लेडीज इसमें लेडीज डॉक्टर रहेंगे तो ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा उसके पास आती, छोटे से लेकर बड़े तक। उनमें जो स्वास्थ्य विषय जो उनका जो ये रहता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ बीमारी रहेगी तो वो आके मुझसे बात करते हैं। वो अच्छा लगे, छोटे से लेके बड़े तक उनका रहता है। जैसे महिलाएं रहते कि खुद के बारे में ज़्यादा नहीं देखभाल करती। पिछले 20 साल के प्रैक्टिस मैंने देखा है कि आजकल की महिला है कि सिर्फ घर का ही देखते हैं, यानी पति का देखो, बच्चे का देखो, खुद के बारे में जब भी ज़्यादा होने के बाद आजकल में जो बीमारियाँ फैली हुई है, कैंसर रहेगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो जो रहता है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब भी ज़्यादा होने के बाद वो सब ये करते हैं। तो मेरी सलाह है कि आजकल की औरतों और बच्ची यानी जब स्कूल में जा रही है, बाद में 10वीं 12वीं करके वो आगे जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य, शिक्षा और आरोग्य इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा तो जरूरी है। डॉक्टर, आपने बताया कि आप बचपन से 8वीं कक्षा से लेकर डॉक्टर का सपना है था। हाँ। लेकिन आपको कभी लगा नहीं कि डॉक्टर के सामने कैसे बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस कभी कभी आते हैं? हाँ। तो उसको फेस करके आपको कभी डर नहीं लगा कि मैं कैसे करूंगी? ऐसे डरने की बात अभी तो शायद कोरोना में आई थी। अभी जो पिछले साल में कोरोना हुआ था उसमें बहुत यानी जान की जोखिम थी। जैसे बाउंड्री पे अपना सैनिक रहता तो है। आपका अभी हम जैसे कोरोना के आज भी हम हालात देख रहे हैं। हाँ। तो जो 2020 से अभी कोरोना आया है, तो आपका उस वक्त शेड्यूल कैसे, आप मरीज जो आते थे आप, तो कैसा आपका रहता था? जैसे मार्च में जैसे पता चला कि कोरोना का है, तो फर्स्ट तो सभी डॉक्टर्स यहाँ के तो उन्होंने बंद ही रखा था, क्योंकि वहाँ उस टाइम कुछ ये भी नहीं था, यानी जो ये रखना चाहिए था इसके बारे में कुछ नॉलेज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, किसके पास भी नहीं था WHO से लेकर अभी तक। तो उसके लिए सब पहले तो मैं अप्रैल में पूरा बंद करता था। बाद में जैसे मैंने मई में आना चालू किया, मैंने सोचा मेरा जो पढ़ाई है, भले जान का जोखिम है सब है, लेकिन मेरा पढ़ाई अभी जो ये इसमें क्या बोलते हैं महारोग जैसा आया था, तो उसमें मेरी ज़रूरत है। जैसे राम सेतु बनाने के लिए जो छोटी ही थी तो उसने कैसे ये किया था, वैसे मेरा थोड़ा हाथ बाहर रहता है। अब ना जो पेशेंट है उसको मैं बचा सकती हूँ, तो उसे लेके मैं मई से मैंने चालू किया, लेकिन मैं हफ्ते में 2 ही बार आती थी यहाँ पे।
पूरा पीपी किट वो ग्लोव डाल के वो सब। उस टाइम भी बहुत या बोलते हैं ना ये रखना चाहिए था परहेज वगैरह ऐसा था। लेकिन वो मैं फिर भी मैं बोलती थी कि पेशेंट को, यानी वो उस टाइम कोई डॉक्टर अंदर भी नहीं लेते थे, तो मैं यहाँ पे पेशेंट को सुला के वो सब चेकअप करती। लेकिन आप खुद को मरीज को अंदर बुला के उनको मैंने व्यक्तिगत रूप से इतना रिस्क उठाया था, मैंने अपने पेशेंट के लिए बिता था। मैंने सोचा था बाउंड्री पे सैनिक अपना इतना जानकर जोखिम लेके करते, तो मैं क्यों नहीं, भले अभी बीमारी आएगा तो घर में भी आ सकते हैं। कोरोना का ऐसा है कि घर में बैठे हुए लोगों को भी कोरोना हुआ। उस टाइम ऐसी हालत थी कि जो घर में बैठे सीनियर सिटीजन समझा कोई, तो उनको भी वो बीमारी आया था। तो अभी हम पेशेंट, अभी उस टाइम भी सभी डॉक्टर ये कर रहे थे। अभी मैंने यहाँ देखा था कि यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर है ये एरिया में, वो भी बहुत ये करते हैं, यानी 60+ थे वो डॉक्टर, वो सब करते। उनके मैंने इंस्पिरेशन से कि मैं क्यों नहीं कर सकती, उनसे तो मैं छोटी, लेकिन इंस्पिरेशन लेके मैं कर सकती हूँ। तभी मैं से लेकर अभी तक मेरी दवाखाना कंटिन्यू चालू रखा और मरीज की सेवा कर रही। उसके बाद में समझो 1 साल के बाद अभी वो बीमारी का दवाई वो सब निकला, उसके ऊपर मैंने पेशेंट भी ठीक किया कोविड का। तो मुझे इतना आना है कि मैंने थोड़ा तो मेरा ये हो गया नॉलेज का कि मैं रोगियों को बचा सकती हूँ। और जिनको नहीं हुआ मेरे हाथ जितना हो सके मैंने हेल्प किया है कि वही करेंगे, लेकिन नहीं हुआ उसके आगे का है वो आगे जाके वो करना पड़ता है क्रिटिकल कंडीशन की। आपने मैडम जैसे आपने बताया कि आपकी पढ़ाई मुंबई में ही बचपन में, आपका मेडिकल रत्नागिरी में हुआ, जैसे सावंतवाड़ी में, और आपके माँ के बारे में भी आपने बताया। और कुछ आप बोलना चाहिए आपकी माँ के बारे में? जैसे आपने बताया कि माँ ने ही आपका जो पढ़ाई का है जिम्मा माँ ने ही उठाया था, तो माँ के बारे में आप कुछ? मेरी माँ 9वीं नापास थी। एक्चुअली मेरे पापा ही सब करते थे मेडिकल ये इसमें, अपने वो शिक्षक थे, टीचर थे। तो उनका हार्ट अटैक के बाद वो देहांत होने के बाद 97 में जैसे मेरे पापा गुजर गए, तो उसके बाद बहुत ये था कि मैं बड़ी थी घर में, मेरे 2 भाई बहन और मैं सबसे बड़ी, और सब एजुकेशन का जिम्मा पापा के ऊपर था। और इतना भी पैसा नहीं था कि वो ये हो सके। तो उसके बाद मेरे पापा की जगह पे मेरी मम्मी ने वो जाके यानी प्यून की ये करके नौकरी करी, मुझे वो सब ये सिखाया मैंने। तो उसका जो स्कूल का ये था, ये बोलते ना प्राइमरी टीचर था, तो उसके ऊपर स्कॉलरशिप के ऊपर मेरा मेडिकल का ही होना। तो मेरी मम्मी नहीं रहती तो मैं आगे का नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम कोई मुझे ये नहीं करने वाला था, सपोर्ट करने वाला, घर पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि मेडिकल का इतना पैसा जाएगा और इतना कोई रीच भी नहीं। और हमारे समाज यानी मैं विश्वकर्मी लोहार समाज की भी ये हूँ, तो उसमें ऐसे कि मैं पहली डॉक्टर हूँ, वो हमारे समाज में मैं पहली डॉक्टर हूँ। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना है या कोई ऐसे नहीं बना। तो वो समाज में रह के मैंने, मेरे मम्मी पापा ने वो सब किया है। पापा के बाद मम्मी ने आके जाके इतना हौसला बताया कि मेरी लड़की में पढ़ सकती, मैं उसका पढ़ाई नहीं करने वाली। वो उस टाइम नहीं देखती थी, तो अभी मैं डॉक्टर नहीं होता। यानी पापा के जाके आगे जाके जिम्मा मेरी मम्मी ने उठाया, उसके लिए मैं डॉक्टर हूँ। तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत है, यानी मम्मी की वजह से मैं डॉक्टर हूँ। जैसे आपने आपके माँ के बारे में बताया, आपके परिवार के बारे में कुछ बताना चाहिए? 2005 में मेरी शादी हो गई, डॉक्टर नाना यादव, वो भी डॉक्टर है। लेकिन अभी तो 3 साल पहले उनका देहांत हो गया, 3 साल पहले। अभी मेरे 2 बच्चे हैं, लड़की 13 साल की और लड़का 12 साल का है। तो वो एजुकेशन के लिए बाहर रहते हैं। और अभी आपकी बेटी क्या करना चाहती है, उनका कुछ क्या सपना है, क्या वो भी डॉक्टर बनने वाली है? एक्चुअली उसका नहीं, उसका हायर में यानी उसका अपना गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी उसका वो चालू है, यूपीएससी से उसमें। एक्चुअली हमारा दोनों का भी वो देख के वो लोग डॉक्टर नहीं बनने वाली। मतलब आप दोनों डॉक्टर थे? वो मम्मी पापा उनको मिलते नहीं ना घर पे। अभी मॉर्निंग में जाएंगे तो रात को मिलते, तो बीच में भी स्कूल में रहते, शाम को मैं दोनों भी नहीं मिलते थे। मतलब आपकी बेटी भी आगे जाके समाज के लिए कुछ करना चाहती है अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के साथ, जैसे आप कर रहे हो काफी जो व्यक्तिगत जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी के साथ आप एक सामाजिक जिंदगी भी जी रही है। तो आप और इस आपका जो पेशा है उससे रिलेटेड आप और कुछ करते क्या? आपकी कुछ बोलते हॉबीज जो कुछ है? हाँ, हॉबीज है ना पढ़ाई का। और मैं भी नया हॉबीज अभी लॉकडाउन में सीखा कि मैं गाने का ये करती, गाना सीखा, वो भी अभी उसके लिए मैं ये कर रही हूँ हॉबीज। जननी जणू पिरुनी नवे जन्मे नमी, एकासिया जन्मी जणू पिरुनी नवे जन्मे नमी, लहरे नमी बहरे नमी, लहरे नमी बहरे नमी, शिशिरा तुनी
और एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने बताया कि 3 साल पहले डॉक्टर नाना यादव जो कि आपके पति थे, उनके देहांत हो गया, तो उसके बाद आप कैसे संभालती है आपकी जो सामाजिक जिंदगी है, आपकी व्यक्तिगत चीजें? आपने अभी कहा कि आप गायन भी करते हो, आपको गीत गाना भी पसंद है, तो ये सब आप कैसे करते हो? एक्चुअली मेरी पहले से ख्वाहिश थी कि गाना, जब भी मैं मेडिकल कॉलेज में थी, मेडिकल कॉलेज में हमारा गैदरिंग वगैरह रहता, तभी मैंने डांस वगैरह वो उसमें लेती थी। गाने का शौक मीन्स में वहाँ पे रहती थी पेइंग गेस्ट करके। हमारी जो लेडीज मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह था उनको गाने का शौक था, और ये गाने का शौक मुझे मेडिकल कॉलेज की वजह से, वहाँ पे गैदरिंग्स वगैरह वो गाना वगैरह था। उस टाइम अकेली रहती थी तो गाने का शौक गाना वाना। लेकिन अभी जो है वो गाना, वो अभी मैं सीखने के लिए जाती हूँ। अभी भी लॉकडाउन में मैंने चालू किया, 1 ही साल हो गया अभी। और उसके बाद जब भी मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद ये क्लिनिक तो मेरा था, मेरे रोजी रोटी क्लिनिक ही मेरा। तो कलवा से मैं आती जाती हूँ, और मेरे बच्चे भी स्कूल यहाँ पे नहीं रहते, क्योंकि मेरे सुबह से लेकर रात तक बाहर ही रहते हैं। तो बच्चे को बधाने के लिए मैंने हॉस्टल में डाला कि वहाँ पे उनको परवरिश रहेगी बराबर, ये सब खाना वगैरह सब रहेगा उसके लिए। क्योंकि अभी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी तो बाद में जाके कुछ उनके ऊपर परेशानी और ये नहीं होना चाहिए कि उनका पढ़ाई बराबर नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, इससे नहीं होना चाहिए। तो उसमें उनको बाहर है। और बाकी का तो जिम्मा मेरे पति ने मेरे ऊपर रखा है कि बच्चों का अच्छे तरह से परवरिश हो सकता है। और अभी जो लॉकडाउन के बाद मैंने अभी जो गाने का सीखा, वो अभी घर में कुछ नहीं था, घर में बैठना 1 महीना। तो बाद में पूरे लॉकडाउन में आपने आपके जो डॉक्टर पेशे की जिम्मेदारी आपने गायन भी अपने घर पे किया डॉक्टर? हाँ, तो एक्चुअली मेरे कैसे आप करते थे घर पे रह के? एक्चुअली मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मेरा आवाज का उन्होंने पहचाना, उन्होंने मुझे बताया कि तू गा सकती, तो रोज प्रैक्टिस करके। अभी मेरा शेड्यूल था सुबह से 11 से लेके 6 बजे तक। तो उसके बाद मैं घर पे रहती थी, तो क्या करने का, सब खाना पीना बना के टाइम रहता था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे माइक दिया फॉरआउट में। तो उसके बाद में उन्होंने बताया कैसे क्या करना था, यानी बोलते उन्होंने सिर्फ बताया, बाद में सब मैंने चालू किया। उसके बाद मैंने एकेडमी वगैरह, उनके पहचान से एकेडमी वगैरह चालू की। ठीक है, डॉक्टर स्नेहल आपने बताया कि आपके बारे में बहुत बताया, आपके 3 साल पहले आपके पति गुजर जाने के बाद आपकी परिवार को भी संभाल रही है, और समाज के प्रति आपका जो कार्य है वो भी आप निभा रही है। तो इसी तरीके से आप जो हमारी समाज की महिला है, जो नव भारत की दर्शक है, उनको कुछ संदेश देना चाहिए महिलाओं को? अभी जो महिला है कि सब बराबरी से, यानी पुरुष और स्त्री समान, वो सब चालू है। तो उसके लिए स्त्रियों ने सब अभी सभी क्षेत्र में सब औरतें आगे बढ़ी, लेकिन उन्होंने खुद का स्वास्थ्य नहीं रखना चाहिए, खुद के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी समझो डॉक्टर के पास आ गया, अभी समझो कुछ बीमारी है, पेट में दर्द है, कुछ है, तो दवाई लेंगे तो ही करिए, लेकिन डॉक्टर ने कुछ परेशानी बताई, इन्वेस्टिगेशन है, पेट में दर्द है, तो आपको जाके आगे इन्वेस्टिगेशन करने की, क्यों पेट एक नहीं है, उसमें सब ये ऑर्गन्स रहता है, तो सोनोग्राफी, ये जो बाकी इन्वेस्टिगेशन वो करना जरूरी है। और आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जाके आपको ज्यादा बीमारी हो सकती है। जैसे आप बच्चे का दर्द होगा, भी बुखार रहेगा, तो रात कभी भी लेके आएंगे, पति का रहेगा, लेकिन खुद के बारे में नहीं, लापरवाही रहता है। तो आजकल के महिला को मैं तो आपका स्वास्थ्य आरोग्य अच्छा होना चाहिए, तभी जाके आप ये कर सकते हैं। आपकी शिक्षा भी जरूरी है, आपके ये इसलिए शिक्षा जरूरी, क्योंकि आजकल किसके ऊपर डिपेंड नहीं। समझो अभी मेरे बारे में, अभी मैं पढ़ाई लिखाई डॉक्टर नहीं बनती, कुछ ये रहता तो मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा ये करना पड़ा। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने सिखाया, आगे जाके ये किया, तो उसके अपने पैर पे खड़े, यानी किसके ऊपर कोई मुसीबत आ सकती बोल नहीं सकते किसको, तो खुद के ऊपर भी होना चाहिए, पैरों पे खड़े होना चाहिए, खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। अभी मैं खुद भी इतना सब इसमें सुबह में मॉर्निंग वॉक करती हूँ, योगा करती हूँ, वो सब करती हूँ अपना, यानी सामने पेशेंट नहीं, अभी बोल रही थी पेशेंट ये करो, लेकिन मैं खुद स्वस्थ नहीं रहूंगी तो मैं आगे पेशेंट को क्या बताऊँ। हाँ, तो मैं खुद के ऊपर ये क्या कि मैं खुद ये करता हूँ, मैं पेशेंट को भी बोलती हूँ, आप वजन कमने का दवाई वो सब लेते हो, ठीक नहीं है, आप अब खाने के ऊपर ये रखो ना, आप चलने का रखो, आप खा पी कर सो के रहेंगे तो नहीं चलेगा, आपको वजन कम करने को तो आपको चलना जरूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि दवाई लेकर भी कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा होगा कि आप थोड़ी आपकी घर में ही देखभाल होगा, अच्छा खाना खाए। तो महिलाओं के लिए कुछ टिप्स देना चाहिए आप हमारे माध्यम से? महिला को इतना रोज साफ सुथरा हेल्दी खाना चाहिए, रोज तो बोलते हैं काम करना, घर का तो काम जरूरी है, नहीं आपको हो रहा है तो चलना तो जरूरी, आधा घंटा तो चलना जरूरी। मैं कौन से भी पेशेंट डायबिटीज रहो या ब्लड प्रेशर का, मैं उनको बोलती हूँ पहला दवाई आपका आधा घंटा चलने का,
छोटे भाई बहन से आप चलेंगे तो आपका ये होने होगा, बाकी दवाई काम करेगी। आप चलेंगे नहीं, खाली बैठे रहेंगे तो कुछ ये नहीं होगा। आपका जो दवाई अंदर जाने के लिए आपका उसका ये होना चाहिए, जैसे मशीन में खाली ये करेंगे उसका सर्कुलेशन होना चाहिए, इसलिए आपका वो चलन वलन होना चाहिए। नहीं करेंगे तो किस होगा, नहीं होगा आपको। कितना भी भारी दवाई ले लो, भारी डॉक्टर बड़े डॉक्टर के पास तो नहीं होगा। तो आपको चलना जरूरी है। सुबह में जो शुद्ध हवा रहती है, यहाँ पे नहीं, सभी गार्डन में आप जाओगे जहाँ पे हरियाली जाता है तो ऑक्सीजन वगैरह रहता है। अभी कोरोना के टाइम की ऑक्सीजन की कितना जरूरी होता है, तो आप सुबह में चले, आपका जो फुफ्फुस रहता है, लंग्स रहता है, वो अच्छे रहेंगे तो आप बाद में कौन सी भी बीमारी का ये हो सकता है। चलने की वजह से आपको क्या पूरा आपका शरीर ही हो जाता है, उसकी वजह से उलझित हो जाता है और आपका ऑक्सीजन वगैरह सब मिल जाता है, पूरा वही आपका ठीक हो जाता है। अब वो करना चाहिए, और स्पेशली औरतों को। पुरुषों को तो ये रहता है कि उनको जिम में जाते हैं वो सब, औरतों का नहीं रहता है, दिन भर वही काम में रहता है, तो उनको लगता है कि मैंने काम किया आज घर का तो मेरा योगा नहीं, ऐसा नहीं। एक्स्ट्रा करना जरूरी है। एक्स्ट्रा यानी चलने का, आपको नहीं बोझा उठाने के लिए नहीं बोलूँ कि जिम में जाके वो ये सब उठाना। आप सिर्फ कभी भी टाइम रहेगा 45 मिनट चल के आ जाओ, वहाँ पे भी खुली जगह पे ऐसे आप कुछ सामान खरीदी करने ऐसे आप खुद के लिए जाओ। जब भी मैंने ऐसे बताओ, मेरे पेशेंट जो आते हैं लेडीज पेशेंट, उनको डायबिटीज, तो मैंने बोला आप खुद के लिए करो, खुद के लिए आप जियो। अब तक अपने बच्चे के लिए, अपने आदमी के लिए, सबके लिए क्या, लेकिन खुद के लिए अब कभी हो रहा है। तो ये समझ में तो औरत ये करती है, उसके बारे में सोचती है और वो उसके ये करना चालू करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेहल, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे नव भारत के माध्यम से, हमारे नव भारत के जो दर्शक है, जो महिला, स्पेशली जो महिला दर्शक है, और भारत के जो अन्य दर्शक है, हमारे महिला ही नहीं और पूरे सारे पुरुष दर्शक भी है, उनके लिए आप एक प्रेरणा के तौर पे आज हमारे सामने आई हो। आप अपनी पारिवारिक जिंदगी के साथ हमारे सामाजिक जो डॉक्टर्स हो के आप सामाजिक आपकी जिम्मेदारी भी निभा रही हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो विचार है आप औरतों के बारे में, औरतों के लिए और छोटी बच्चे से लेके बड़े तक, यानी वृद्ध महिला भी ये कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 45, 30, 35, 60 की उम्र तक भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अभी यूरोपियन देश में जो औरतें थे 70 तक ये करते हैं, हमारी औरतें अभी 50 की हो जाएगी तो उनको ये हो जाता है, सब चालू हो जाता है, लेकिन उनका नहीं रुकता है। उतना जो स्टैमिना, उनका जो वर्कआउट है वो इसके बारे में ज्यादा ये करते हैं। भले उनका पारिवारिक रहेगा लेकिन उनका खुद का भी सोचने का रहता है कि खुद भी अच्छा होना चाहिए। अभी 70s की उधर की महिला रहेंगी तो उनका ये देखो ना कि वो पता नहीं चले कि 40 की 70 की है, उनका फिटनेस रहता है, उतना वो उसके बारे में खुद के बारे में सोचते हैं। वैसे जो अपनी भारतीय महिला रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यानी मेरे बोलने का ये होगा, सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, फिर से एक बार। नव भारत समाचार के नव दुर्गा वंदना इस विशेष कार्यक्रम में आगे भी मिलेंगे डॉक्टर स्नेहल यादव, ऐसे ही एक विशेष व्यक्ति महिलाओं से, और जानेंगे उनके बारे में जो हमारे भारत के हर एक समाज के लिए प्रेरणा के तौर पे खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेहल जी। नव भारत समाचार के नव दुर्गा वंदना इस विशेष कार्यक्रम में आगे भी इस तरह से विशेष महिला व्यक्ति से हम मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए नव भारत समाचार के साथ। मैं केवल सुनावने आपसे इजाजत चाहता हूँ।